सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात। जैसा कि जानकारी में है कि बिहार की दो बड़ी प्राकृतिक आपदा के क्रम में एक बाढ़ है, दूसरा सुखाड़ है। और यह मुख्य रूप से भूगोल के छात्रों के लिए जो साक्षात्कार दे रहे हैं बिहार सिविल सेवा 64वीं की, उनके लिए काफ़ी प्रासंगिक होगा। और साथ ही जो 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो पेपर सेकंड में पूछने की संभावना रहती है बाढ़ और सुखाड़ से संबंधित, तो उस पर एक गहन अध्ययन की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। और उसी क्रम में हम आज आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं। ध्यान में रखें कि सूखा हमारा आज का टॉपिक है। इसको अखिल भारतीय दृष्टि से भी देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परीक्षा में बिहार तो बीपीएससी के दृष्टि से तो बिहार के संदर्भ में ही पूछा जाएगा, लेकिन एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण भी रखे जाने की ज़रूरत है। सूखा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसे कई भागों में बांटकर आप देखें। सबसे पहले तो अवधारणा, परिभाषा क्या है, क्या कारण है भारत के परिप्रेक्ष्य में और बिहार के विशेष परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद कहाँ क्षेत्र है, कौन कौन सा क्षेत्र है, क्या उसका सीमाएं हैं, और फिर प्रबंधन के स्तर पे इसको देखने का प्रयास करेंगे भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में। तब आपको किसी भी तरह का प्रश्न पूछेगा मेंस और इंटरव्यू में तो कठिनाई नहीं होगी। याद रखें कि सबसे पहले अवधारणा की कड़ी में आप लिखेंगे कि सूखा एक प्राकृतिक आपदा है और भारत का लगभग 1/3 क्षेत्र इस आपदा से प्रभावित है, जिसमें भारत की 12% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी राजस्थान, लद्दाख का शीत मरुस्थलीय क्षेत्र और कच्छ का क्षेत्र भारत का सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जहां लगभग प्रतिवर्ष सूखा पड़ता है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान है, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया का क्षेत्र है, उड़ीसा का कालाहांडी, कोरापुट है, झारखंड का चतरा और पलामू जिला भी सूखे से ग्रसित रहता है। तो ये इसकी अवधारणा में लिखेंगे। और तब लिखेंगे कि सूखा एक ऐसी स्थिति का प्रतीक है जिसमें वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर या उससे कम होती है और वर्षा की परिवर्तनीयता 10% से अधिक हो, वैसी स्थिति को सूखा कहते हैं। तो आप ऊपर के जो इंट्रोडक्शन है उसमें 1-2 लाइन भी लिख सकते हैं कि सूखा एक प्राकृतिक आपदा है और भारत का 1/3 क्षेत्र और लगभग 12% जनसंख्या प्रभावित है। यह एक ऐसी स्थिति का प्रतीक है जिसमें वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर या उससे कम हो और जो वर्षा की परिवर्तनीयता है वो 10% से अधिक हो, तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि एक मेंस के आंसर में 500 से 600 वर्ड होने चाहिए। तो उस दृष्टि से भी आप इसको ध्यान रखेंगे कि यह आपको भूगोल में ही पूछा जा सकता है, जिनका वैकल्पिक विषय है वहाँ भी पूछा जा सकता है, तो इसी एंगल को आप लिखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आता है कारण। तो कारण के भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है और फिर इसी तरह से बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या है, तो इसे आप ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। तो कारण में सबसे पहले तो एक आप सीधे तौर पे 3-4 पॉइंट्स को ध्यान में रख लें कि सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, क्योंकि भारत में मात्र 42% कृषि क्षेत्र ही सिंचित है और शेष क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। भारतीय मानसून अनिश्चित और अनियमित होता है। दूसरा है वर्षा के वितरण में विषमता है, वर्षा के वितरण में भी अधिक विषमता है। भारत में 1/3 क्षेत्र 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा करती है और यह भारत का शुष्क क्षेत्र है। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में वर्षा की परिवर्तनीयता भी अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु और हल्की मिट्टी के कारण वाष्पीकरण भी तेजी से होता है। तीसरा, तकनीक का अभाव है। अवैज्ञानिक और मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी सूखे की समस्या बढ़ जाती है। भारत में समुचित जल और भूमि प्रबंधन तकनीक का अभाव है। वनों की कटाई और अतिचारण जैसी समस्याएं भी सूखे के लिए उत्तरदायी है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सकते हैं। और चौथा आप लिख देंगे, भारत में सूखे के लिए अल नीनो जलधारा को भी उत्तरदायी माना जाता है। 2015 में भारत के सूखे में इसका योगदान रहा। तो ये सूखे के 4 कारण हैं। लेकिन ये तो हुआ कि जब आपके पास वक्त ना हो और इन 4 पॉइंट्स को भी ध्यान में रखें, लेकिन लिखने के लिए थोड़ा सा आपके पास थोड़ा साइंटिफिक रूप में लिखेंगे, आपका प्रस्तुतिकरण थोड़ा सारगर्भित और विस्तृत रूप में हो तो और भी बेहतर होता है, उत्तर अधिक मिलते हैं। तो आप मैपिंग को इसमें जगह दे देंगे, इस बात को ध्यान रखें। विशेषकर जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, अभी मैं उस पर आऊँगा। पहले कारण को समझिए, तो ये 3-4 कारण को आप पहले याद रखें। सिंचाई सुविधा का अभाव, वर्षा के वितरण में विषमता, तकनीक का अभाव, अल नीनो का प्रभाव कभी कभी। लेकिन इसे आप 2 भागों में कारण को बांटे। एक, मौसम वैज्ञानिक कारक। तो मौसम वैज्ञानिक कारक में क्या है? पहला है
वर्षा की अनिश्चितता या समान वितरण। दूसरा है मानसून की विभंगता, ठीक है कि नहीं। तीसरा है कि उत्तर पश्चिम और पश्चिम भाग में मानसून विभंगता का कारण है ITCZ का हिमालय क्षेत्र में प्रतिस्थापित हो जाना भू पूर्वी जेट स्ट्रीम के साथ, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। दक्षिण भाग में विशेषकर अरब सागर की शाखा का पश्चिम तट के समानांतर हो जाना, मानसून के महीनों में केरल के तट के समीप समानांतर रूप में स्थापित हो जाना, और अल नीनो का प्रभाव पूर्वी जेट स्ट्रीम का कमज़ोर पड़ जाना, ये पछुआ जेट स्ट्रीम का भारत के दक्षिणी भाग में पुनः आगमन। तो ये आपके कारण है मौसम वैज्ञानिक, मतलब उसी चार को आप 3 भागों में बांट दें। एक भाग हुआ वर्षा की अनिश्चितता असमान वितरण, मानसून की विभंगता और अल नीनो का प्रभाव, तो ये हो गया मौसम वैज्ञानिक कारण। अब कृषि से संबंधित कौन से कारक है, मतलब कारण को 2 भाग में बांट दीजिए। ये जो 4-5 जो मैंने ऊपर बताया उसको 2 भाग में बांट दीजिए, एक मौसम वैज्ञानिक कारक, एक कृषि से संबंधित कारक। कृषि से संबंधित कारक क्या है, तो फसल चक्र का सही से क्रियान्वयन नहीं करना, जिससे आर्द्रता का कम हो जाता है, आर्द्रता कम हो जाती है। दूसरा, व्यावसायिक फसल को ही प्राथमिकता दिया जाता है कई जगह, जैसे कपास की खेती, तो इसके कारण भी होती है। तीसरा, भूमि जल का स्तर नीचे गिर जाना, नलकूपों के द्वारा सिंचाई ज़्यादा की जा रही है, ठीक है, नहरों का अधिक विकास नहीं हुआ, तो इससे भूमि जल का स्तर गिर जाता है। तो भूमि जल के स्तर के गिरने का एक कारण भारत में यह भी है कि नलकूप के द्वारा सिंचाई अधिक होती है और नहरों के ऊपर अधिक विकास या उसके मेंटेनेंस पे कम बल है, तो इसके कारण है। और तीसरा कारण को मानवीय कारण से जोड़ दें। मानवीय कारण में डिफॉरेस्टेशन है, शहरीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, मानव की जो बसावट है उसके कारण भी जो प्राकृतिक जल भराव का क्षेत्र है वो कम हो गया, कई जगह तालाबें भर गई। बिहार के मिथिलांचल के एरिया में तालाब के कारण जाना जाता था, लेकिन मानव बसाव के कारण स्थिति वहाँ ये हो गई कि भूमि जल के स्तर गिर गए। तो ये आपका है मानवीय कारक, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बेनाइजेशन और जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसके कारण। चौथा कारण को भी आप जोड़ सकते हैं, जल चक्रीय कारण। जल चक्रीय कारण में क्या है कि जो हमारा स्रोत है, नलकूप, नहर, नदी, तालाब, ये सूख गया, इसके कारण भी सूखा होती है। तो ये आपका है, ये सूखे का कारण है। तो कारण को 3 भाग में बांट देंगे, मौसम वैज्ञानिक, कृषि कारण और तीसरा मानवीय और जल चक्रीय कारण। तो ये आपका कंप्लीट उत्तर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। अब आता है सूखे का प्रभाव। तो सूखे के प्रभाव में क्या लिखेंगे, भारत में सूखे से प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ जनसंख्या प्रभावित होती है। सूखे के कारण प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है तथा लगभग 2000 करोड़ रुपए सूखा राहत पे खर्च होते हैं। ये बढ़ता भी है, ये घटता नहीं है, ये राशि सब बढ़ती रहती है। सूखे के कारण खाद्य और पोषक आहार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पेयजल का संकट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इन सब को लिखने का प्रयास करेंगे। अनाज खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी आती है। सूखे का सर्वाधिक प्रभाव तो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पड़ता है, कमज़ोर वर्गों पर सबसे अधिक। इसके साथ बच्चों पे, माताओं पे शिशु मातृ मृत्यु दर जो सोशल इंडिकेटर है वो बढ़ जाता है। सूखे के कारण जनसंख्या का पलायन भी होता है। हाल में सूखे के कारण कई जगह कृषक आत्महत्या भी देखी जा सकती है, उसमें तेज़ी से वृद्धि है। सूखे के कारण पारिस्थितिकी असंतुलन भी पैदा होती है, ठीक है। भारत में 12 ऐसे राज्य हैं जो अक्सर सूखे के चपेट में रहते हैं। तो इस सूखे के प्रभाव को आप देख सकते हैं कि सूखे के प्रभाव के क्या क्या किन किन बिंदुओं पे पड़ते हैं। तो एक तो जनसंख्या के बिंदु पे पड़ते हैं, जनसंख्या जान माल की जो क्षति होती है वो तो है ही। सोशल इकोनॉमिकल इंडिकेटर पे पड़ती है, और फिर सोशल इंडिकेटर और इसके अलावा इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है, पारिस्थितिकी असंतुलन है, उस पर पड़ती है। तो इसे आप ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। तो ये ध्यान रखिए। हाँ, एक प्रभाव के साथ मैं आपको वो जो मैं बताया था कि भारत के जो कारक हैं, तो भारत के कारक को तो आपने लिख लिया, मौसम वैज्ञानिक, कृषि, मानवीय और जल चक्रीय। उसमें यदि बिहार की परीक्षा दे रहे हैं तो बिहार विशेष के दृष्टि से भी उसको देख लीजिए। तो बिहार विशेष के दृष्टि से कारण क्या है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में सूखा का कारण क्या है, तो वही कारण है मोर और लेस, लेकिन उसको थोड़ा सा कंसाइज कर लेंगे। तो इसको याद रखेंगे। पहला है मानसूनी विभंगता, तो उसको याद रखेंगे। दूसरा है परंपरागत जो पुरानी तकनीक है उसको अपनाई जाती है, जैसे नलकूप, नहर द्वारा सिंचाई करना, जिससे जल की बर्बादी होती है। तीसरा, दामोदर घाटी की तरफ से होकर बंगाल की खाड़ी में मानसून का एक शाखा जो दामोदर घाटी से होकर प्रविष्ट होती है,
यद्यपि छोटा नागपुर के पठार पर 150 सेंटीमीटर वर्षा का कारण बनती है, किंतु जैसे ही इन ऊंचाइयों को पार कर बिहार के मैदान में पहुंचती है तो तापमान और आर्द्रता क्षमता में वृद्धि हो जाती है, और आर्द्रता की उपयुक्त मात्रा उपस्थित नहीं होने के कारण वर्षा कम हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज है। दक्षिण बिहार के मध्यवर्ती जो क्षेत्र हैं, वहाँ मध्यवर्ती और पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, उसमें इसके विकास का कारण है शहरीकरण, गैर नियोजित बसाव इत्यादि, ठीक है, जिससे भूमि की जो आर्द्रता हुई वो कम हो गई। और इसके बाद एक कारण दे देंगे बिहार में कि वनों का विस्तार कम है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9% है। हालांकि इस पर विस्तार किए जा रहे हैं और 9 अगस्त को भी हम एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन उसका विस्तार कम है, ये है। और दक्षिण बिहार में कृषि की व्यवस्था जो है वो चावल आधारित है, धान पे आधारित है, और धान में जल का अवशोषण अधिक होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के संदर्भ में। मानसूनी विभंगता, पुरानी तकनीक जल का जो सिंचाई है, दामोदर घाटी की तरफ जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है उसका शिफ्ट होना और उससे जुड़ा हुआ जो संदर्भ है, इसके बाद शहरीकरण और गैर नियोजित बसावट और वनों का कम विस्तार। तो ये 5 कारण बिहार के संदर्भ में है, ठीक है। तो इसी एंगल से इसको तोड़ देंगे। एक तो मौसम वैज्ञानिक, फिर कृषि, फिर मानवीय, फिर जलीय, इसी एंगल से इसको लिख देंगे। अब आता है प्रभाव। तो मैंने बता दिया प्रभाव मोर और लेस जो भारत का प्रभाव है वही विश्व में, वही बिहार के संदर्भ में भी प्रभाव होगा। अब आइए इसका सीमांकन, सूखे प्रदेश का सीमांकन क्या होता है। तो सूखा प्रदेश का जो सीमांकन है वो सबसे पहले है ये, तो उसमें आता है रेगिस्तानी और अर्धशुष्क क्षेत्र। ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है जो अहमदाबाद से कानपुर उत्तर पूर्वी, और उत्तर में कानपुर से जालंधर तथा पश्चिम में जालंधर से लेकर कच्छ तक फैला हुआ है। तो ये इस क्षेत्र में मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग आता है। तो इस क्षेत्र में सूखा क्या कारण है? सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था का न होना, और वन क्षेत्र में उन स्थानों को शामिल किया गया है जो नल और नलकूप के सिंचाई साधनों से दूर हैं। तो ये पहला क्षेत्र है सीमांकन में। दूसरा है सूखा मंडल 2, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, ये 2 में आता है। उसमें आ जाता है तकरीबन कर्नाटक का प्रदेश, दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र, ठीक है, दक्षिण पश्चिम आंध्र प्रदेश जो वर्तमान में तेलंगाना जिला है, वो सूखा मंडल 2 में आता है। और तीसरा आता है सूखा मंडल 3। सूखा मंडल 3 में आता है कि यह बिखरा क्षेत्र के रूप में है, जैसे झारखंड का पलामू है, बंगाल का पुरुलिया है, उड़ीसा का कालाहांडी है, तमिलनाडु का कोयम्बटूर है। तो ये सब क्षेत्र जो है सो ये सूखा मंडल 3 में आता है, ठीक है कि नहीं। तो इस दृष्टि से उसको ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बिहार में कौन सा क्षेत्र है सूखा प्रभावित? तो दक्षिण मध्यवर्ती, दक्षिण पश्चिम बिहार और कुछ बिखरा हुआ क्षेत्र, ठीक है कि नहीं। अब बिखरे हुए क्षेत्र में क्या आता है? दक्षिण मध्यवर्ती में तो पटना, नालंदा, नवादा, मुंगेर, शेखपुरा आता है। दक्षिण पश्चिम में आ जाता है बक्सर, कैमूर, रोहतास। और बिखरे क्षेत्र में आप सब डाल सकते हैं, गया, भागलपुर, जमुई, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा इत्यादि का क्षेत्र। तो ये आपका सीमांकन क्षेत्र है जिसे आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब आता है इसका समाधान, इसका उपाय क्या है। तो जानकारी रखें कि उपाय के दृष्टि से देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में सूखे को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रयास प्रारंभ किए गए। अनेक नदी घाटी के माध्यम से सिंचाई की सुविधा विस्तार किया गया। वर्तमान समय में सिंचित भूमि की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि सूखे को नियंत्रित करने के लिए 1973 में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार 75:25 के रूप में इस कार्यक्रम को खर्च वहन कर रहा है, और इसका उद्देश्य था भूमि, जल और जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका अनुकूलतम विकास कर सूखे के प्रभाव को कम करना और सूखा क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना। तो मोटे तौर पे यही था। और यह कार्यक्रम वर्तमान में तकरीबन 16 जिला में और 185 जिले, 16 राज्य और 185 जिले में लगभग 1000 प्रखंड में ये चलाए जा रहे हैं, और तकरीबन 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। और इसके तहत कई दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपाय किए जा रहे हैं। दीर्घकालिक कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे को रोकना ही है। अल्पकालिक कार्यक्रम का उद्देश्य सूखा आने की स्थिति में राहत प्रदान करना। यही सूखे की मैकेनिज्म भी है। अब दीर्घकालिक, आप पूछेंगे कि सर ये दीर्घकालिक कार्यक्रम में क्या आता है। तो दीर्घकालिक कार्यक्रम में
जो मृदा का अपरदन है उसको, निम्नीकरण है उसको रोकना। दूसरा है लघु और परंपरागत सिंचाई साधनों का विकास। तीसरा है तालाब और नदियों के ऐसे गाद का निष्कासन करना। चौथा है शुष्क कृषि का विकास। पांचवा है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। छठा है ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास। सातवां है बाजार और ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। आठवां है रोजगार की वैकल्पिक साधन के रूप में लघु और कुटीर उद्योग का विकास। नौवां है पेयजल की सुविधा का विस्तार। और 10वां है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। सूखा आने की स्थिति में सूखाग्रस्त क्षेत्र में काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण के माध्यम से लोगों को रोजगार मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय जल विभाजक कार्य विकास परियोजना जो वर्षा आधारित क्षेत्र में चलाई जा रही है, जिसके तहत भूमि और जल प्रबंधन के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। हाल के वर्षों में हरियाली कार्यक्रम को भी आप सम्मिलित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण है, सिंचाई, पेयजल, जल को संरक्षित करना इत्यादि है। हमारी बिहार सरकार भी इस योजना पे, जल जीवन हरियाली की योजना पे काम कर रही है। इसके अलावा उपग्रह और भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से भूमिगत जल की खोज की जा रही है और मौसम पूर्वानुमान की सटीक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका एक और भी एक दीर्घकालिक उपाय है नदी जोड़ो योजना, जो बाढ़ और सुखाड़ को एक साथ कंट्रोल कर सकती है। तो ये आपका है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब बिहार में ये तो हुआ भारत के संदर्भ में सूखा नियंत्रण के उपाय। बिहार के संदर्भ में यदि आप मोटे तौर पे देखेंगे तो मोर और लेस यही बिंदु है। बहुउद्देशीय योजना, परियोजना, सूखा प्रतिरोधी और कम समय में तैयार फसलों का विकास जैसे पूसा मूंग, अनुदान और ऋण के माध्यम से सूखा क्षेत्र में लघु सिंचाई सुविधा का विकास, वर्षा सिंचित क्षेत्र में जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, हरियाली जल जीवन हरियाली कार्यक्रम। इसके अलावा वही वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था कराना कुटीर और लघु उद्योग और पशुपालन में, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से सिंचाई क्षमता का विस्तार करना और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आपदा अनुक्रिया बल की स्थापना की जा रही है। सेंदाई फ्रेमवर्क के आलोक में 15 वर्षीय रोड मैप तैयार करने वाला बिहार पहला राज्य है। और फिर नदी जोड़ो परियोजना। तो मोर और लेस जो भारत सरकार का दीर्घकालिक कार्यक्रम है, बिहार सरकार भी उसी को फॉलो करती है। लेकिन जब आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि बिहार में इसके समाधान के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, तो नट सेल में तो लिखना है, जानना कितना है ये अलग चीज़ है। लेकिन आपको लिखना जब होगा तो 5-6 पॉइंट्स को जरूर लिखेंगे समाधान में। जैसे सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन 1973-74, उसी को पूरा लिख देंगे, जो अभी मैंने बताया कि जो बाद में जल संभर विकास कार्यक्रम का भाग बन गया और अंततः यह ग्रामीण विकास कार्यक्रम का भाग बन गया, तो इसे लिख देंगे। इसके बाद उसी में लिख देंगे यह कार्यक्रम न सिर्फ जल की कमी की समस्या का समाधान करता है, बल्कि जल से संबंधित तनाव की जो समस्या है उससे जुड़ी हुई है, जो संबंधित क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो आप सबसे पहले DPAP को अच्छे से लिख देंगे। DPAP का जो 4 बृहद कार्य योजना है उसको भी तैयार कर लें, क्योंकि कभी कभी होता है कि सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यदि आपसे पूछ दे तो इतनी बात तो लिखेंगे ही, साथ में यह भी लिख देंगे कि सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के 4 मुख्य योजना है, बृहद योजना है। एक है प्राकृतिक संसाधनों का विकास और प्रबंधन करना, जिससे कि कृषि को सतत रूप दिया जा सके, ताकि उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना जो जल से जुड़े हुए हैं। दूसरा, प्रभावित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखना, जो जल संकट की स्थिति को उत्पन्न करने से रोक सके। तीसरा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, संबंधित क्षेत्र में सूखे से प्रभावित फसलों और पशुओं इत्यादि का बचाव और तकनीक के माध्यम से किया जाना, जो एक पारिस्थितिकी दृष्टि से सतत और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होगा। और चौथा है किसानों के तनाव को कम करने के लिए वैकल्पिक अर्थव्यवस्था देश संरचना का विकास करना, जैसे खाद्यान्न सब्सिडी देना, अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना मनरेगा के माध्यम से, कृषि ऋण देना, बिजली माफ़ी करना, कम ऋण पर कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। तो ये सब सूखा रोधी बीज उपलब्ध कराना, कम अवधि वाला फसल लगाना। तो ये सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का 4 बृहद योजना है, जिसको याद रखें। कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछ देगा कि सूखा इसी योजना का एक रूप देकर पूछ देगा, तो आप मेंस में सामान्य अध्ययन में तो फिर कठिनाई में पड़ जाएगा। इसलिए मोटे तौर पे इस बात को जरूर याद रखिए, ये एक फुल क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अलावा अन्न प्रबंधन क्या करते हैं बिहार में? तो बिहार में अन्न प्रबंधन है कि सूखे क्षेत्र में शुष्क कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है। और उसका फ़ायदा क्या है? सूखे क्षेत्र में शुष्क कृषि को बढ़ावा देने से क्या फ़ायदा है? तो क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है,
जो रोज़गार है, वैकल्पिक रोज़गार है वो उपलब्ध होता है, पोषण युक्त आहार की व्यवस्था होती है और अच्छी मिट्टी की आर्द्रता भी संरक्षित होती है। तो आपसे इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है कि शुष्क खेती क्या है, उसके क्या लाभ हैं, ठीक है कि नहीं। तो 40 सेंटीमीटर से जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है वहाँ जो खेती की जाती है उसको शुष्क खेती में रखी जाती है और मोटे अनाज की खेती ही मुख्यतः होती है। तो ये सूखे क्षेत्र में शुष्क खेती को ही बढ़ावा दिया जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 में लिख देंगे। पहला डीपीएपी के बाद बिहार में समाधान के प्रयास क्या है, तो पहले डीपीएपी, उसमें जल संभरण भाग जो आप ग्रामीण विकास कार्यक्रम का भाग है, और डीपीएपी के 4 भाग हैं तो 4 लिख देंगे जो अभी मैंने बताया। इसका दूसरा लिख देंगे पॉइंट नंबर 2 में कि शुष्क क्षेत्र में शुष्क खेती, सूखे क्षेत्र में शुष्क खेती को बढ़ावा देना। उसके फायदे लिख देंगे, खाद्य सुरक्षा, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना, पोषण युक्त आहार की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करना, और आर्द्र मिट्टी की जो आर्द्रता है उसको भी संरक्षित करना। तीसरा है जल कटाव की स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करना, जैसे पानी पंचायत उड़ीसा में चलाई जा रही है, चौर है, तालाब है, टाल क्षेत्र है, उसको पुनर्जीवित करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकल इरिगेशन है, ठीक है, बायोचिप के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था है, तो ये सूक्ष्म इरिगेशन का ही भाग है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म सिंचाई के लिए क्या क्या किया जाए इंटरव्यू में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद है फसलों का विविधीकरण करना, ठीक है, और कई प्रकार के खाद्यान्न फसलों की जगह अन्य फसलों का जो है विकास करना, अन्य उपाय करना, जैसे आपको पशुपालन की आय के अन्य स्रोत का विकास करना, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, नहरों, तालाब की व्यवस्था, तो इन सबको लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद है पारिस्थितिकी जो तंत्र है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका विकास करेंगे, ठीक है। उससे स्वाभाविक तौर पे वन, पशु, मिट्टी, जल सब संरक्षित होगा, स्थानीय जीव जंतु, बायोडाइवर्सिटी, ये सब संरक्षित होगा। तो ये आपका प्रबंधन है, ठीक है। तो बिहार के संदर्भ में भी इसी को आप लिख सकते हैं, और बिहार में एक पॉइंट जरूर लिख देंगे कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन क्या सेंदाई फ्रेमवर्क के आलोक में 15 वर्षीय जो रोड मैप है सूखा का, उसको तैयार किया गया है। उसमें आपको ध्यान में रखें कि बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म अपनाया कि अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, जो उसके आधार पे जो सूखे प्रभावित ग्रसित क्षेत्र हैं उसकी पूर्व चेतावनी से संबंधित सुझाव उस पर काम करती है। इसके बाद बफर स्टॉक वगैरह बना के रखती है, चारे की पर्याप्त व्यवस्था है। इसका सूखे ग्रसित क्षेत्र में मानव और जीवों के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था कराई गई है। तो ये बिहार में उस आलोक में है, रोड मैप के आलोक में। और फिर ऐसे क्षेत्र में जहाँ चारे की कमी है वहाँ अतिरिक्त व्यवस्था है। इसका जल संभरण प्रबंधन है, सिंचाई व्यवस्था को मजबूती करना, मूंगफली, आलू, मक्का और तिलहन की खेती को बढ़ावा देना। इसके अलावा और तो सब जो हमने अभी डील किया ही पारिस्थितिकी संतुलन के लिए और ऋण वगैरह की व्यवस्था, ये सब तो सब आपको जानकारी में मैंने दे ही दिया है। एक उसमें पॉइंट जोड़ देंगे रोड मैप में कि संक्रामक रोग और महामारियों की रोकथाम के लिए ग्राम सभा की सदस्यों की मदद लेना। तो इस तरह से इन सारे संदर्भों को आपको करके रखना है। उस रोड मैप में एक चीज़ और, ये इतने कार्य तो करने हैं, ठीक है, बिहार में अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक में। कुछ कार्य ऐसे भी हैं कि जो नहीं करने हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी के दिनों में श्रमिकों को कार्य करने से रोकना, जल का दुरुपयोग नहीं करना, कृषि आधारित व्यवसाय पे आश्रित नहीं रहना, निर्वनीकरण को बढ़ावा नहीं देना, मतलब फॉरेस्टेशन करना है। ऐसे फसल जो अधिक जल लें उसको, उस खेती को बढ़ावा नहीं देना, जैसे गन्ना, केला, धान, इसको कम से कम बढ़ावा देना। इसके बाद आगत सहायता को तत्काल सुनिश्चित करना, प्रभावित लोगों को राहत बचाव सामग्री की उपलब्धता में भेदभाव नहीं करना। तो ये सब जो उपाय हैं ये इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, ठीक है कि नहीं। जमाखोरी को बढ़ावा न देना और सूखे प्रबंधन में समुदाय और स्वयं सहायता समूह को शामिल नहीं होने देने से रोकना। तो ये सारे संदर्भ को आप बिहार के जो सूखा संदर्भित प्रबंधन है उसमें आप दे सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे कि उपयुक्त समाधान के द्वारा हम इस प्राकृतिक आपदा से निपटा जा सकता है, क्योंकि बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखा प्रभावित है और ऐसी स्थिति में एक बड़ी जनसंख्या और जान माल की क्षति होती है, और जिसे रोकने के लिए जो अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक उपाय हैं वो समय की मांग है। कंक्लूजन के साथ और पिक्चर जरूर बना देंगे। यदि भारत के संदर्भ में पूछा तो भारत का जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वो, और बिहार के संदर्भ में पूछा तो बिहार का जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसको आप जरूर लिख देंगे, उसको जरूर बना देंगे। इस तरह से ये सारे बिंदु
आप स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के बाद निश्चित रूप से 70% कम से कम अंक प्राप्ति की आकांक्षा रख सकते हैं। धन्यवाद।